नमस्कार। आज जन चौपाल एमएलसी चुनाव और शिक्षक स्नातक चुनाव की कवरेज के लिए पहुंचा है और आपको बता दें कि कानपुर और उन्नाव खंड में टोटल 252 केंद्र हैं, जिनमें से 183 केंद्र कानपुर में है जहां पे मतदान होने हैं आज, और लगभग 12,000 स्नातक और 7,000 से अधिक कुछ शिक्षक स्नातक के लिए मतदान देने के लिए कैंडिडेट के उम्मीद का चयन करने के लिए लोग अपना मत आज मतपेटी में डालेंगे। और जहां तक कानपुर की बात करें तो शिक्षक केंद्र 98 और स्नातक के लिए 183 केंद्र चयनित हैं, और इसके अलावा पूरे कानपुर में आज मतदान पड़ रहे हैं, ज़ोर शोर से लोग मतदान कर रहे हैं। पर इस सब के अलावा हमने लोगों से बात की जिसमें हमें पता चला कि एक तरह से पोलिंग बूथ पर काफ़ी सन्नाटा है। तो जो भी लोग हमें मिले उन्होंने ये भी बताया कि इस चुनाव के लेकर थोड़ा सा जागरूकता की कमी भी देखी गई है। आज सभी लोगों से हम बात करेंगे, क्या ये बातें सच हैं, क्या धरातल पर है, क्या हवा है, क्या हवाई है, सारी बातों पे जानकारी लेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं। और इसी क्रम में हम एमएलसी चुनाव के मतदान को कवरेज करने के लिए ठाकुर विशंभर प्रसाद इंटर कॉलेज के पास खड़े हुए हैं, जो कि कानपुर में स्थित है। हमारे साथ दो नौजवान हैं जो अपना मत पेटी में डाल कर आए हैं, और उनसे पूछेंगे कि उनके मत की अहमियत क्या है और इस चुनाव को वो किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे, भाई आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम युवराज यादव है, मैं बर्रा गांव से हूँ। बर्रा गांव से। तो ये जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, इसके आपके लिए क्या मायने हैं, आपकी उम्मीदें क्या हैं? मेरी उम्मीदें ये हैं कि जो भी हो इसके नतीजे जिससे भी आए, हमारे इससे शिक्षा का बढ़ावा मिले, हम लोगों से कुछ रोज़गार मिले, हम लोग को बढ़ावा मिले, हम लोगों को यही उम्मीदें हैं सब। तो जैसा कि आपने बताया कि रोज़गार मिले, पढ़ाई की व्यवस्थाएं बेहतर हों, तो आपको लग रहा है इसके पहले भी मतदान हुए, इसके पहले भी प्रत्याशी जीते, वो पद पर रहे, तो आपको लगता है कि आपके अनुसार खरे उतरी चीज़ें? नहीं, जिससे पहले जो भी प्रत्याशी रहे हैं जीते भी हैं, लेकिन हमारे स्तर से उस तरह से काम नहीं हुआ है। तो यानी आपने पिछले प्रत्याशी को आप नकारा है, कहेंगे ऐसा? अब ये तो हम नहीं बता सकते नकारा है क्या, पर हम उनके परिणामों से उतना समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा, आप संतुष्ट नहीं उनके परिणामों से? उनके परिणामों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो भाई आपने भी मतदान किया है आज? नहीं, मैं मतदान नहीं दिया आज। तो यानी आपका वोट नहीं है? नहीं, आपका वोट नहीं है। तो भाई का आपने स्नातक कर लिया है? हाँ। स्नातक कर लिया है, वोट नहीं है। यही हाल पूरे कानपुर में है। बहुत सारे मित्र, बहुत से जानने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने स्नातक किया है पर उनका वोट नहीं है। इनमें से मैं भी शामिल हूं और हमारे साथी विकास भी शामिल हैं। और कई लोगों का उसमें वोट नहीं है, लेकिन अगर वो अपना इच्छुक थे लेकिन उनका वोट ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, जिसकी वजह से तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जागरूकता या फिर लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हाँ, इसके बारे में अभी कोई अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, ना ही पार्टियां इस पर ध्यान दे रही हैं। किसी का वोट आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। हाँ, लोग भी काफ़ी सीमित मात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं, या फिर चुनाव के लिए एकदम सन्नाटा पसरा रहता है। माना कि संख्या मतदान करने वालों की कम है, मगर फिर भी जिस तरह सारे पोलिंग बूथ पे सन्नाटा है, मुझे लगता है हुआ है आज की देखते हुए, काफ़ी चुनावों को देखते हुए कुछ सन्नाटा है पूरे, जहाँ भी पोलिंग बूथ है सारी जगह। तो आपने अच्छा ये मत दिया है, तो इसके पहले जो प्रत्याशी थे आपसे मिले या आपसे गुफ्तगू की, अपने विचार रखे आपके सामने, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसे तो अभी उनसे कोई मुलाकात ही नहीं है हमारे प्रत्याशी। किसी भी प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी से हुई है, ऐसे तो कई प्रत्याशियों से हुई है, पर जो इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई अभी। यानी प्रत्याशी भी इस पूरे चुनाव के लेकर इतना जोर नहीं दिखा रहे थे, या फिर ज़मीन पर धरातल पर नहीं है जिस तरह आम चुनाव में दिखता है। तो इसी क्रम में हमारे साथ सर हैं और ये मैम हैं, और इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपका ये जो एमएलसी का चुनाव है, शिक्षित वर्ग का स्नातक चुनाव है, इससे आपकी उम्मीदें क्या हैं? आपने मत दिया है, इसके पहले भी दिया होगा, क्या प्रत्याशी खरे उतरे या फिर इस बार आपकी उम्मीदें क्या हैं? अगर मैं हकीकत में कहूँ तो भारतीय लोकतंत्र में जो शिक्षक चुनाव है, मैं यहाँ पर अपने उत्तरदायित्व का पालन करने आया हूँ, पर वास्तविकता ये है कि जो शिक्षक चुनाव है और जो इनके विजेता हैं वो कभी भी नज़र नहीं आते, चाहे वो भाजपा के हों, सपा के हों, कांग्रेस के हों। शिक्षक चुनाव तो मेरे ख्याल से अभी आधे ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि शिक्षक चुनाव जैसी कोई चीज़ भी होती है। बिल्कुल। इनके ना तो सांसद कहीं दिखते हैं, ना तो कहीं विधायक दिखते हैं। हालांकि मैंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है और जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसको मेरी शुभकामनाएं, लेकिन वो प्रत्याशी कभी नज़र नहीं आता, चाहे वो किसी भी दल का हो।
हमारे अन्य विधायक तो नज़र आते हैं जिनके हम एमएलसी हमारे विधानसभा चुनाव में जिनको हम वोट डालते हैं, पर ये कभी भी क्षेत्र में नज़र नहीं आते। ये क्या करते हैं, इनका दायित्व क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, आज तक हमें यही नहीं मालूम चला। सर जैसे अब क्या पता विधायक जी भी देख रहे हो, तो आप विधायक जी तक क्या बात पहुँचाएं, क्या समस्याएं हैं युवाओं की, शिक्षित वर्ग की क्या समस्याएं हैं? अपने अधिकार का उपयोग करिए, तब आपको समस्याएं स्वतः ही पता चल जाएंगी। कम से कम आप अपने क्षेत्र में आइए, आप अपने आप को विधायक बना रहे हैं तो उसका समुचित उपयोग कीजिए। आपको जो पद मिला है उसका प्रयोग कीजिए, जनता को बताइए कि हाँ मैं बना हूँ। आप कम से कम शक्ल तो दिखाइए, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी की विशेष रूप से नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन शिक्षक चुनाव में जितने भी जीतते हैं इनको कभी भी जनता देख नहीं पाती है कि हैं कहाँ, इन्होंने क्या काम करवाया है, कौन सी सड़क बनवाई है, कौन सी नाली बनवाई है, कौन से इंटरलॉकिंग टाइल लगवाए हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता। हाँ, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या उन्होंने बेहतर काम किए हैं? ये एक तरह से जागरूकता की कमी है, बिल्कुल सही कहा। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचा, आपको लगा कि ये शिक्षक चुनाव होना ही चाहिए? क्योंकि जिस तरह से छुटपुट लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है इस चीज़ को लेकर। नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात, कॉलेजेस में जाके देखिए तो वहाँ पे ना तो शिक्षा का कोई महत्व है, वो एज लाइक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। कॉलेज में जाओ, घूमो फिरो, रोमांस करो एंड देन चले आओ। यानी एक तरह से ये जो चुनाव है एक पद को भरने के लिए फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी, और उनका कोटा और उनको पैसा मिलता है, और जो शिक्षा विभाग के ऊपर बस वो अपनी जेबें हरी करते हैं, अपने लोगों की जेबें हरी करते हैं। बाकी ना शिक्षा को कोई फ़ायदा होता है, ना वहाँ के स्टूडेंट को कोई फ़ायदा होता है। तो समस्याएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं जो आपको दिखती हैं जो उन्हें करना चाहिए बेहतर? कॉलेजेस में जाएं, वहाँ पे शिक्षा दे के एक लड़की कभी फील कीजिएगा, मैं एक लड़की हूँ तो लड़की के हिसाब से बता रही हूँ कि एक ऐसे कॉलेज में जाइए जहाँ पे बहुत बदनामी है। लोग पहले डीबीएस कॉलेज बहुत बदनाम करते थे, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि मैं पढ़ी हुई हूँ। वहाँ पर सुबह से शाम टीचर्स आते हैं, जो नहीं आते हैं मैं उनको नहीं जानती हूँ। लोग कहते थे वहाँ पे लड़के छेड़ते हैं, मैं नहीं मानती, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ आज भी डीएवी बदनाम है। दबंगाई में अराजकता इतनी भयंकर है कि लोग डरते हैं। वहाँ पे जो उन्होंने नेता चुना है उसके सामने खड़े होने से डरते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसे नेता को चुनने से। तो जैसे आपने चुनाव का सही मतलब अपने मत का प्रयोग किया, तो चुनाव से पहले क्या किसी नेता ने, किसी प्रत्याशी ने आपसे मुलाकात की या फिर आपसे? हमको तो मालूम ही नहीं है कौन खड़ा है। हमने तो देखा बस आ गए। तो आपने मत किसको दिया? ये तो मेरी है चीज में नहीं, आपको तो आपने बताया कि आपको पता ही नहीं है कौन चुनाव में खड़ा प्रत्याशी कौन है आपका। वही हमें पता है, हमने तो दिया। लेकिन कोई प्रत्याशी आता ही नहीं है। उनको खुद नहीं पता होगा कितने स्टूडेंट हैं। उनसे पूछेगा कभी कि स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ वो क्या प्रयोग करते हैं या स्टूडेंट की क्या समस्या है? कभी चयन तो दलगत आधार पे हम लोग करते हैं। चयन तो हमने आज जो किया वो दलगत आधार पे किया है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी से हम लोगों को शिकायत है। यानी आप लोगों को प्रत्याशी ही नहीं पता कौन है, लोगों को यहाँ आकर पता है, सिर्फ बस खाली चुनाव के टाइम ही पता चलता है। बाकी 5 साल वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। उनके क्या कार्य हैं हमको यही नहीं मालूम, उनके क्या अधिकार हैं हमको यही नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकारों का यूज़ ही नहीं करते। जब वो अपने अधिकारों का यूज़ करेंगे तब तो हमें पता चलेगा वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि लोग अपने मत का सही अधिकार, अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, मगर जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरत रहे। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शिवकांत सिंह है, मैं बर्रा 6 से आया। तो आपने स्नातक होने के नाते आपने शिक्षक स्नातक का मत दिया है, तो एक शिक्षित वर्ग से आने जुड़े होने के कारण या शिक्षित होने के कारण आपकी क्या समस्याएं लग रही हैं जो विधायक जो भी बनेंगे उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि क्या व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए? यहाँ तो जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, जिससे नौकरियों का अभाव है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आना व्यक्ति चाहता है, एक ओपीएस की वजह से, जो कि गवर्नमेंट ने इस समय उसको रिमूव कर रखा है। यूपी में तो स्पेशली नहीं है अभी। तो पहली तो हम लोगों की आकांक्षा ये है कि जो चुन के जाएं तो स्नातकों की आवाज़ उठाएं, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है, इसको हर एक पार्टी को सिक्योर करना चाहिए। और व्यक्ति चाहता ही इसीलिए है कि हम भले ही कम पैसे में थोड़ा काम करें, लेकिन एक भविष्य सुरक्षित रहता है।
इसलिए हम ये चाहते हैं कि ओपीएस की आवाज़ ज़रूर उठाई जाए। तो आज अच्छा कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? मेरा 3rd फेस है और मैं खुद टीचर हूँ। अच्छा, यानी हाँ, शिक्षक आप शिक्षक है, शिक्षक हाँ। स्नातक के लिए आपने जी। मत दिया। तो आपको लगता है कि आपने मत दिया, अपने मत का प्रयोग किया, आप मत डालने मतलब मत पेटी में अपना मत डालने के लिए आए, तो आपको लगता है जो आपके विधायक होते हैं, आपका जो प्रत्याशी जीतता है, वो आपकी बात सुनता है या आप तक पहुँचता है? वर्तमान प्रत्याशी से तो लोग संतुष्ट हैं, अच्छा। सुनते हैं और बात मतलब मेल-जोल अच्छा है, संपर्क अच्छा है। बस एक पार्टी आइडियोलॉजी की वजह से थोड़ा-सा मतभेद है। भाई हम लोग ओपीएस के सपोर्टर हैं और ओपीएस के लिए जो करेगा उसके साथ हैं। तो आपको मैम क्या लगता है जो प्रत्याशी आपके खड़े हुए हैं इस बार मैदान में हैं, तो वो आप तक पहुँचे चुनाव से पहले? हाँ, पहुँचे तो। यानी आप तक आपसे जुड़े आप? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कॉल उनका गया। अच्छा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आपसे मिले। हाँ। अच्छा, तो मैम जो समस्याएं हैं शिक्षा से जुड़े हुए हमारे आसपास जो युवा स्नातक किए हुए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है क्या हाँ, समस्या उनके प्रति वर्क होना चाहिए। काम होना चाहिए? हाँ। तो आपको क्या लगता है आपके अनुसार क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं बेहतर, यानी शहर? उनको रोजगार देना चाहिए, क्योंकि अब आजकल लड़के जो हैं वो ऐसे फ्री घूम रहे हैं, तो उससे दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। लड़कों के नए लड़कों के माइंड है, देखो वर्क तो करेंगे ही, उनके माइंड तो गलत दिशा में करेंगे, तो इसलिए जो वर्क करेगा तो उसका अच्छी दिशा में दिमाग जाएगा, ये चीज़ है। तो काम तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, यानी खाली दिमाग शैतान का होता है जैसे बोलते हैं। बस वही चीज़। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो जैसा माहौल दिख रहा है, काफ़ी सन्नाटा है, 1-2 लोग आ रहे हैं। हाँ, हम काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, यानी लगभग 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में 4 या 10 लोग हमें नहीं 10 से 12 लोग हमें ऐसे दिखे जो यहाँ पर आए। तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा जागरूकता कम है इस चुनाव को लेकर? हाँ, लग रहा है मुझे भी। बूथ में कम भीड़ है इस बार। हाँ, मुझे भी पिछली ऐसा। बार दिया था तो थी भीड़, इस बार कम लग रही है। तो यानी सर्दी का ऐसा कुछ? हाँ, हो सकता है। यानी सर्दी के कारण लोग दुबके हुए हैं घर में। जन चौपाल ने अभी पोलिंग बूथ के बाहर अपना मत देकर आए लोगों से बात की। इसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं पार्टी के और जो प्रत्याशियों से जुड़े हुए जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी जानकारी लेगी, उनसे भी बात करेगी। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, लोगों में ये बात है, ये सवाल है कि इस चुनाव को लेकर प्रत्याशी उन तक पहुँचे नहीं, जागरूकता कम थी, क्या कहेंगे इस पे? भाई मेरे ये एमएलसी चुनाव 3 जिलों का चुनाव है। एक पार्षद तो घर घर पहुंच नहीं पाता है, 3 जिलों का प्रत्याशी घर घर कैसे पहुंच सकता है? ये पॉसिबल नहीं। अगर कोई हमारा वोटर ये कहता है, हमारा वोटर है, सम्मानित है, उसका हम सम्मान करते हैं। हर कोई चाहता है कि प्रत्याशी मेरे घर आए, कार्यकर्ता मेरे। प्रत्याशी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन कार्यकर्ता हमारा ज़रूर कोई ना कोई उनके घर पहुंचा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि शिक्षित लोग हैं, जो स्नातक लोग हैं, उनमें एक आक्रोश है कि बेरोजगारी की समस्याएं हैं। तो उनको लेकर सरकार या फिर आपके पार्टी, आपके प्रत्याशी क्या आप इस बार के लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या योजना बना रखी है? सरकार में अभी देखिए बहुत सारी योजनाएं शिक्षित लोगों के लिए, बहुत सी जो वैकेंसी पेंडिंग पड़ी थी उन पे काम हो रहा, उनको बहाल किया गया है। बहुत सारी अभी नौकरियां निकाली हैं सरकार ने, और सरकार के पास भी एक योजना के तहत काम होता है। अब लोगों का और जो लोग बेरोजगार हैं उनका अधिकार है कहना और मांगना, लेकिन सरकार अपनी व्यवस्था के अनुसार ही काम करेगी, अपने बजट के अनुसार ही काम करेगी, और बहुत जल्द जो लोग ये कहते हैं उनकी शिकायतें दूर कर दी जाएंगी। तो इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि जो ये चुनाव हो रहे हैं इनमें पार्टी की क्या तैयारी है और क्या आपने सोच रखा है, इस बार विजय पताका फहराएगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कानपुर उन्नाव खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, और माननीय राहुल पाठक जी विगत चुनाव में भी विधान परिषद सदस्य के रूप में विजयी हुए थे, और आज जो ये स्नातक चुनाव की जो जीत होने जा रही है, मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि राहुल पाठक जी शायद ही, हमको नहीं लगता, कानपुर उन्नाव और कानपुर देहात तीनों जनपदों में ऐसा कोई क्षेत्र रहा होगा जहाँ पर वो या उनका कोई प्रत्याशी के रूप में काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर ना पहुँचा हो। और उन्होंने इतनी अच्छी कम्युनिकेशन की व्यवस्था की है कि हर वो स्नातक जो कहीं ना कहीं वोटर है उससे संपर्क साधने का प्रयास किया। इसी के कारण हम लोग आज भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में प्राप्त करने जा रहे हैं। तो भाई आप स्नातक हैं जी, आपने वोट दिया? बिल्कुल वोट दिया है जी। आपने सर वोट दिया है? हाँ, वोट दिया है। आपने सर दिया है। दिया है? और हमारी पार्टी इस बार यहाँ से हैट्रिक
निश्चित तौर पे हैट्रिक बनाएगी और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री अनूप पाठक जी भारी मतों से विजयी होंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोगों ने वोट दिया है। आपने भी दिया है? हाँ, हमने आपने दिया है। पर जनता में, लोगों में ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका स्नातक होने के बावजूद 5 साल हो गए उन्हें स्नातक हुए, फिर भी उन तक अभी चुनाव का अधिकार नहीं, मतलब मत देने का अधिकार नहीं पहुंचा। देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र 3 जनपदों का लोकसभा से बड़ा ये चुनाव है। कहीं ना कहीं जो लोग पिछले वर्ष स्नातक हुए थे, हो सकता है उन तक हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी चुनाव जीतने के बाद 5 साल सबसे पहले यही प्रक्रिया रहेगी, जो भी स्नातक हुए हैं नए लोग उनको वोटर बनाया जाए। अगले चुनाव में जो 5 साल बाद जो चुनाव होगा MLC का, उसमें उनको वोटर बनाकर वोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यानी जो भी अभी वोट नहीं दे पा रहे हैं, पूरी पार्टी की प्रत्याशियों की यही रहेगी, इसे बृहद किया जाए, बड़ा किया जाए, इस क्षेत्र को, वोटरों को बढ़ाया जाए। आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जनता के लिए क्या संदेश, क्या उनको आश्वासन देना चाहेंगे कि आपकी पार्टी जीत कर आ रही है या फिर आएगी, तो क्या आप करने वाले हैं, कैसा क्या आपके, मतलब आपने क्या बना रखी है योजना भविष्य की? हमारी पार्टी, हमारा प्रत्याशी, पार्टी हमारी और पहले से सरकार में है उत्तर प्रदेश और देश में, और हमारे जो अरुण पाठक जी, माननीय पाठक जी प्रत्याशी हैं, इन्होंने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा था और हम सभी कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि इस बार उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, और जो भी स्नातकों की समस्याएं होंगी, और यदि वो पाठक जी के पास लेके जाएंगे, वो इतने सरल और स्वभाव के आदमी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई उनके यहाँ से निराश होकर लौटेगा। वोटर जो बनने वाला है उसको खुद सक्रिय होना पड़ेगा, उसको अपने अधिकार को समझना होगा। जब तक वो अपना अधिकार समझेगा नहीं तो वो किसी मंच पर रख कैसे सकता है। तो इसमें हमारा युवा है जो अभी वो अपना जो है आधार कार्ड देने से डर रहा है, कहीं हमारे उसका शायद उनकी ये शंका हो कि हमारे आधार कार्ड का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। ये जो आपने कहा ना अभी, ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत से लोग जिसके कारण स्नातक होने के बावजूद भी वोटर नहीं बन पा रहे हैं। अभी हम उस जगह पे खड़े थे जो वर्तमान में सत्ता में है। अभी एक बूथ है जो अभी सत्ता में आने के लिए लालायित है, जो लगा हुआ है कि उसकी सत्ता आए। हम उनसे भी बात करेंगे, चलते। तो अभी हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के जिम्मेदार लोगों के साथ हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर कमलेश यादव और डॉक्टर नेहा सिंह सचान इस बार मैदान में उतरी हुई हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो कि कई लोग ऐसे भी हैं जो भावी चुनाव में पार्षद के प्रत्याशी होने वाले हैं, शायद जीतकर भी आए। तो इस बार भाजपा की सत्ता रही, भाजपा रही सत्ता में। आप भाजपा के लिए, भाजपा के काम को कैसे देखना चाहेंगे, अरुण जी के काम को? अरुण जी के काम में तो कुछ हमें नहीं समझ में आया, लेकिन पहली बार सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है और बहुत जोश खरोश के साथ लोग उत्सुक हैं और वोट दे रहे हैं सपा में। इस बार अरुण पाठक को समझ में आ जाएगा जो काम उन्होंने किया अच्छा है तो उनको अच्छा होगा, और बाकी तो सपा का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल है। तो आपने जैसे बताया कि पहली बार सपा अपना कैंडिडेट यहाँ उतार रही है, ठीक है, इस चुनाव में। तो सपा ने कुछ योजनाएं बनाई होंगी, कुछ उसकी योजनाएं होंगी कि हम ये काम करेंगे और भाजपा या अरुण जी से बेहतर करेंगे। तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या योजनाएं हैं? आपके प्रत्याशी ने क्या बेहतर करने के लिए योजनाएं बनाई? भाई MLC के लिए जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके लिए अति आवश्यक योजना बनाई है। जैसे कि उनको शिक्षा के अंदर अधिकार नहीं मिलता था, और शिक्षा में जो पक्षपात रूप अपनाया जाता था, उसको पूर्ण रूप से हम क्या कहते हैं आगे बढ़ाएंगे। और हमारा तो संघर्ष हमेशा यही रहा है कि पक्षपात रवैया नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं वंशजवाद नहीं चलना चाहिए। उसके अंदर वंशजवाद शिक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा है, और वंशजवाद ही ख़त्म करना है समाजवादी पार्टी को। तो भाई आप स्नातक हैं? जी मैं स्नातक हूँ। वोट दिया आपने? जी वोट दिया। वोट दिया है जी। तो आपके ऐसे साथी हैं जो वोट नहीं दे पा रहे होंगे जी, उनके लिए आपने अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता होने के नाते आपने क्या किया? मेरे संपर्क में जितने भी स्नातक करे हुए हमारे मित्र या हमारे सहयोगी जितने भी थे, सभी का मैंने फॉर्म भरवाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, उनके यही सबसे बड़ी एक समस्या है कि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम चेंज कर दिए गए और नाम काट दिए गए।
और आप अभी पूछ रहे थे कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से क्या योजनाएं बनाई गई हैं। सबसे बड़ी योजना यही है कि शिक्षकों को जो OPS ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लागू करवाना। शिक्षक छात्र अनुपात जो आज हमारे प्राथमिक स्तर स्कूलों में देखा जाता है, शिक्षक और छात्र अनुपात हर जगह पर्याप्त शिक्षक नहीं है। अरुण पाठक जो हमारे पूर्व MLC रह चुके हैं, उन्होंने आज तक कभी OPS के लिए ना आवाज़ उठाई, ना शिक्षक छात्र के लिए अनुपात के लिए आवाज़ उठाई। और आपने गौर करा होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कितनी कमी है। उसके लिए भी बच्चे रोज़ धरना दे रहे हैं, रोज़ जा कर के UP टेट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। तो ये सब हमारी पार्टी की और हमारे प्रत्याशी की प्रमुख योजनाओं में से एक हैं और इन पर जब डॉक्टर कमलेश यादव जी जीत करके आएंगे वो इसमें पुरजोर तरीके से लगेंगे और इसको लागू करवाएंगे। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस चुनाव के लेकर जनता में अभी जागरूकता कम है। लोगों का कहना है कि लोग अपना तो मत दे रहे हैं, अपनी जो जिम्मेदारी उसे निभा रहे हैं, कैंडिडेट नहीं निभाते। तो आपके कैंडिडेट ने यानी कमलेश जी ने या नेहा जी ने जनता से रूबरू होने के लिए क्या योजना बनाई है? क्या उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है कि जनता से कनेक्ट हो सके? देखिए, पहली चीज़ तो समाजवादी पार्टी जो कि MLC का चुनाव केवल बनारस और इलाहाबाद लड़ती थी, तो वहाँ हमारे प्रत्याशी जीतते रहे। इस बार ये हुआ कि शिक्षकों के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराने के उद्देश्य को लेकर हमारे कमलेश यादव जी भी ने वादा किया है कि अगर हम इस कामयाब होते हैं तो इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यानी इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरा मन बना रखा है, वो सत्ता में आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी सत्ता में। हम लोग इसी प्रयास में हैं कि कुछ बदलाव हो। हम लोग प्रयास में हैं कि बदलाव होगा तो लोगों के बीच अच्छी सुविधाएं जाएंगी। तो ये हम समाजवादी पार्टी के बूथ पर थे, वहाँ पे समाजवादी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पहली बार कानपुर और उन्नाव खंड से अपने प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है और उनका पूरा भरोसा है कि वो जीत कर सत्ता में आएंगे और बदहाली को दूर करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर और भी जानकारी देंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे शिक्षक, स्नातक और MLC के क्या काम होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं, वो भी बताएंगे। मगर तब तक बने रहिए जन चौपाल के साथ। नमस्कार।